कैसे हो। यूट्यूब अमित कुमार सोलाना के नाम से आप सर्च करके मेरे वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी दूंगा, जो आपको सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का पहला ही जो टॉपिक है वो हम चालू करते हैं। हिंदी व्याकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, यह पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा ही स्वीकृत है, जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 9, 10, 11 और 12 में तैयारी के लिए की गई है और विद्यार्थियों के ही मार्गदर्शन हेतु भी प्रस्तुत पुस्तक में उन सभी ही विषयों को ही समावेशी किया गया है जो व्याकरण के अंग है। भाषा और सामाजिक सरोकार आज के युग में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। भाषा प्रयोगों के उच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी एवं वाक्य गठन संबंधी विभिन्न प्रकार की विकृतियों में अपना प्रभुत्व जमाती जा रही है। तो दोस्तों, ये जो हमारी व्याकरण इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो निकाली हुई है उसके माध्यम से पूरा का पूरा पैटर्न है। तो दोस्तों, हम मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा भाषा और व्याकरण। तो दोस्तों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बता देता हूँ। सामाजिक प्राणी होने के नाते ही मनुष्य को परिश्रम सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी यह सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियाँ, शब्दों या वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार से यह प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा ही साधन है जिसके ही माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट कर सकता है और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक और आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा के ही अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती। भाषा शब्द संस्कृत के ही भाष से व्युत्पन्न है। भाषा धातु के अर्थ को चयनित होता है प्रकट करना, जिस माध्यम से हम अपने ही मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर ही प्रकट करते हैं, उसे भाषा संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके ही व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके ही माध्यम से हम सोचते हैं और अपने ही भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थान, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। तो दोस्तों, ये हिंदी के बारे में था। अब हम चलते हैं वर्ण विचार। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में हम इन 3 तत्वों का विशेष एवं आवश्यक रूप से विवेचना की गई है। वर्ण, शब्द, वाक्य। हिंदी विषय की सभी ही भाषाओं से सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण हैं, जिसे 2 भागों में ही बांटा जा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियाँ ही जिसका उच्चारण करने में अन्य किसी ही ध्वनियों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, जैसे अ, आ,
छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और री। इन्हें दो भागों में ही बांटा जा सकता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर एवं जिन स्वरों के ही उच्चारण में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन्हें ही मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। आ, डी, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर है। स्वरों की मात्रा रूप इस प्रकार है। अ कोई मात्रा नहीं। आ की दोस्तों ये मात्रा है, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ सकते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की दोस्तों ये मात्रा आ की होती है। ई की छोटी मात्रा होती है, बड़ी की बड़ी मात्रा होती है, ऊ की नीचे वाली मात्रा होती है और बड़ी ऊ की ये मात्रा होती है। इस तरह दोस्तों अनेकों आई की मात्रा दो ऊपर दो मात्रा होती हैं और ओ की एक मात्रा और औ की दो मात्रा, री की नीचे घुंडी होती है। व्यंजन दो ध्वनियों स्वरों की सहायता से बोली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क धन ए मिला होता है। तो दोस्तों हम क बोलते हैं तो क को जब हम यूँ ही अलग करते हैं तो क से ए की ध्वनि अलग हो जाती है और क के नीचे हलंत लगा देते हैं। इसी प्रकार ही हर व्यंजन स्वर की ही सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें ही 5 वर्गों अथवा स्पर्श 5 वर्गों में बांटा जाता है। तो वो 5 वर्ग इन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन में बांटा गया है। जैसे स्पर्श व्यंजन में दोस्तों क से प तक यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग यानी कि 25 जो वर्ण होते हैं वह स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में दोस्तों ये, र, ल, व। उष्ण व्यंजन में स है और संयुक्ताक्षर। इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं। जैसे अक्षय 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, क, धन, स। त्र भी दोस्तों 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, त, धन, र। और ये भी ज, धन, ये से मिलकर बना होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण हैं, जो 3 संयुक्ताक्षर हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। वर्ण अ, आ के वर्ग और विसर्ग। उच्चारण स्थान कंठ दोस्तों, जो अ और आ को हम और क वर्ग और विसर्ग को हम कंठ से बोलते हैं। कोमल तालु इन्हें हम कंठ भी कह सकते हैं। ई, च वर्ग और ये स तालु इन्हें तालव्य से नाम से संबोधित किया जाता है। री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स इन्हें मूर्धा यानी कि मूर्धन्य कहा जाता है। ली, त वर्ग, ल, स दंते कहा जाता है। उ और प वर्ग को होष्टे कहा जाता है। नासिक के अंग अ, न, म नासिक या ए, ऐ को जो ये कंठ तालु दोस्तों, ये ए और ऐ अ धन ई मिलके बने रहते हैं, इसलिए उन्हें कंठ और तालव्य नाम से संबोधित किया जाता है। ओ और औ को कंठ और होष्ट यानी से समझ। वह वर्ण को दंतोष्ट और है को स्वर यंत्र यानी कि अली जिह्वा नाम से भी संबोधित किया जाता है। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिक का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। जैसे
अ में ही कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका होगा। उच्चारण की ही दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में ही बांटा ही जा सकता है। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा किसी अव्यय या स्पर्श करती है, उसे फिर बाहर निकलती है, निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी व्यंजन है। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, इस सब स्पर्शी व्यंजन में अंतर्गत आते हैं। जैसे च, छ, ज, झ भी दोस्तों आता है। संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु उनसे घर्षण करती है, निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन स, है, ख, ज, फ, ये दोस्तों संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक ही होता है और उच्चारण के बाद ही वाला भाग संघर्ष हो जाता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये च, छ, छ, ज, झ। नासिका व्यंजन, जिसके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, जैसे ड, ण। पार्श्विक व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से ही निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल। प्रकंपित व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार अपना कंपन ही करना ही पड़ता है, ये प्रकंपित कहलाती हैं। जैसे र। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसके उच्चारण में ही जीवा की नोक झटके से ही नीचे गिरती है और वह उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनि कहलाती है। ड, ढ। संघर्षहीन व्यंजन, जिन ध्वनियों के ही उच्चारण में हवा बिना किसी ही संघर्ष से के ही बाहर निकल जाती है, संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे ये और वह, इनके उच्चारण में स्वरों से ही मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। दोस्तों ये और वह अर्धस्वर के अंतर्गत भी आते हैं। इसके अतिरिक्त ही स्वर तंत्रियों की स्थिति को कंपन के ही आधार पर वर्णों को घोष और अघोष में भी बांटा जाता है। तो दोस्तों घोष और अघोष इसकी जानकारी हम कल लेंगे। आज इतना ही। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे के वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको मेरे वीडियो मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।